नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है कि तृतीयक क्रियाकलाप टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वे सभी क्रियाकलाप जो सेवा का कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार, बैंक, बीमा, पुलिस, शिक्षा, सब जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या सर्विस सेक्टर है, सेवा के क्षेत्र हैं, वो तृतीयक एक्टिविटी कहलाते हैं। ये सब बौद्धिक और कुशलता से जुड़े हुए यानी दिमागी कार्य और स्किल एक्टिविटी से ये जुड़े हुए होते हैं। दोनों में उत्पादन और विनिमय दोनों ही इस एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल रहते हैं तृतीयक क्रियाकलाप में। जैसे इसमें मिस्त्री, दुकानदार, ड्राइवर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रशासक सब इसी प्रकार के सेक्टर में कार्यरत हैं। ये सबसे बड़ा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, इसीलिए इसको अन्य नाम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्यापार क्या है। वस्तुओं का खरीद बिक्री करना, आदान प्रदान करना वस्तुओं का व्यापार कहलाता है। जब व्यापार दो देशों के बीच होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब दो राज्यों के बीच होता है व्यापार तो यह राज्य स्तरीय व्यापार कहलाता है। कोई भी देश जितना अधिक व्यापार करता है वह उतना ही अधिक आर्थिक उन्नति करता है, इसलिए व्यापार को किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहते हैं। और दुनिया में हर स्थान पर संसाधन नहीं मिलते, हर स्थान पर सेवाएं नहीं जनरेट होती, इसलिए व्यापार करना पड़ता है। और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के कारण से भी व्यापार किया जाता है। किसी भी स्थान पर कोई भी व्यापार यदि हम करें तो खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें तो दो घटक मुख्य होते हैं। एक होता आयात यानी इंपोर्ट, दूसरे देशों से माल मंगाना, और दूसरा होता है निर्यात, दूसरे देशों को माल भेजना। नेक्स्ट है वाणिज्य यानी कॉमर्स। थोक व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वाणिज्य कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना वाणिज्य या कॉमर्स कहलाता है। यह किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग होता है जो उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की उनके उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक्सचेंज का काम करता है। इसमें सूचनाओं या धन का दो संस्थाओं या दो व्यक्तियों के बीच में समझौता या लेन देन शामिल रहता है। वाणिज्य जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वाहक होता है और इसमें दो मुख्य अंग होते हैं, एक दुकानदारी और दूसरा व्यापार। नेक्स्ट आता है ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सेवाओं के लेन देन के प्रारंभिक केंद्र को ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रहण भी होता है और वितरण भी होता है, यानी खरीदा बेचा जाता है, क्रय विक्रय यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो ग्राहक होते हैं वो आसपास के गांव के ही व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर सामान्य स्तर की व्यापारिक सेवाएं होती हैं। इनमें थोक और फुटकर दोनों प्रकार का ही आदान प्रदान होता है। थोक मंडी यानी होलसेल मार्केट में जहाँ व्यापारी और दुकानदार माल खरीदते हैं, जबकि फुटकर मंडी में रिटेल मार्केट में जहाँ पर सामान्य ग्राहक माल खरीदते हैं। थोक मंडी में ज़्यादा मात्रा में माल खरीदा जाता है, जबकि फुटकर मंडी में जो है थोड़ी ज़रूरत के हिसाब से माल खरीदा बेचा जाता है। जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं ये ग्रामीण स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यापार की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट ग्रामीण आवधिक बाजार, पीरियोडिक मार्केट क्या होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि के बाद लगने वाले बाजार को पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। ये 15 दिन में या सप्ताह में लगते हैं, जैसे सोम बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार या शनि बाजार, या कोई निश्चित तिथि पर, या जैसे कोई पूर्णिमा पे लगता हो, कोई अमावस्या पे लगता हो, कोई सावन के महीने में लगता हो, तो ऐसे बाजारों को आवधिक बाजार कहते हैं। इनको हाट भी कहा जाता है। ये
अलग अलग समय पर लगते हैं और अलग अलग स्थानों पर लगते हैं, इसलिए इनमें काम करने वाले जो व्यापारी दुकानदार होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि अब मान लो इस गांव में बाजार लगा है तो हो सकता है कि अगले स्थान पर अगले समय लगेगा, तो वो वहां पर एक्सचेंज करने में यानी अपनी दुकानदारी को शिफ्ट करने में व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट, नगरीय बाजार केंद्र। नगरों के अंदर जो बाजार होते हैं वे नगरीय बाजार केंद्र कहलाते हैं। इनमें विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित सामान खरीदा बेचा जाता है। इनमें जैसे लेबर मार्केट, ट्रक मार्केट, लोहा मंडी, तूड़ा मंडी, सराफा बाजार यानी जहाँ पर गहने आदि बिकते हैं, लक्कड़ मार्केट, चूड़ी बाजार जिसे सुंदर बाजार भी कह देते हैं। तो इनमें विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट प्रकार की दुकानें होती हैं। इसमें शैक्षणिक संस्थाएं, व्यावसायिक सेवा केंद्र भी जुड़े होते हैं। जैसे राजस्थान का कोटा वो टीचिंग के लिए फेमस है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, वहाँ पर लोग यूपीएससी की तैयारी सबसे ज़्यादा करते हैं। मायापुरी में पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप बिकता है। सरोजनी नगर है दिल्ली में, वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट का जो आइटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो इस प्रकार से ये नगरीय बाजार केंद्र के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फुटकर व्यापार सेवाएं क्या होती है? रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। फुटकर व्यापार का मतलब होता है जिसमें वस्तुएं या माल सीधे उपभोक्ता को बेचा जाता है। फुटकर व्यापार का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं को टुकड़ों में बेचना। फुटकर शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इस सेवाओं में व्यापारी एक ही वस्तु का व्यापार नहीं करते बल्कि बहुत सारी वस्तुएं वो एक साथ रखते हैं। जैसा ग्राहक आता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो माल बेचते हैं। क्रय विक्रय इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। इसमें थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच की ये जो फुटकर व्यापारी है कड़ी का काम करते हैं। फुटकर व्यापारी की सफलता उसकी जो बेचने की कला है, प्रस्तुतिकरण है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और वो अपने माल को, अपने सामान को दुकान में किस ढंग से सजाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसका हर आइटम ग्राहक की नज़र में आ जाना चाहिए। यह व्यापार प्राय सीमित होता है। इसमें उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क रहता है। यानी ज़्यादातर जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके ग्राहकों से उनकी सीधी सीधी जानकारियाँ रहती हैं। इसमें ज़्यादातर लेन देन कैश में होता है। आजकल जैसे थोड़ा सा पेटीएम वगैरह भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है। गूगल पे है, भीम ऐप है, इनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आजकल होने लगा है। इसमें ज़्यादातर फेरी वाले, रेडी वाले, वैन, ट्रक, होम डिलीवरी, स्वचालित बिक्री मशीनें या इंटरनेट शॉपिंग आदि भी शामिल होते हैं। ऐसा ही है थोक व्यापार सेवाएं, होलसेल मार्केट। इसमें क्या होता है कि इसमें बड़े स्तर पर माल बिकता है और इसमें ज़्यादातर ग्राहक जो है दुकानदार होते हैं जो आगे जाकर फुटकर व्यापारी के रूप में अपने माल को बेचते हैं। इसमें निर्माता और फुटकर व्यापारियों के बीच की ये एक मध्यस्थता होते हैं, होलसेल जो व्यापारी होते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं का ही व्यापार यहाँ पर होता है और ये क्या करते हैं, अपने बहुत सारे माल को गोडाउन्स में रखते हैं। जैसी डिमांड होती है वैसे ही ये थोक मार्केट में माल को लेकर आते हैं। कम लाभ पर अधिक माल बेचने में थोक विक्रेता विश्वास करता है। यानी आइटम ज़्यादा बेचते हैं और उसकी वैल्यू कम रखते हैं, जिससे इनको ज़्यादा माल बिकने के कारण अच्छा मुनाफा रहता है। अगला है परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वे सभी साधन व संस्थाएं जिनके द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है, वो परिवहन सेवाएं कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। इसके अनेक भाग हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और रज्जू मार्ग। जिन स्थानों पर स्थल का प्रयोग किया जाता है जैसे सड़क है, रेलवे है, ये स्थल परिवहन है। जब जल का प्रयोग किया जाए वस्तुओं को लाने ले जाने में, जैसे नदी, नहर, झील, समुंदर, सागर आदि, तो ये जल परिवहन कहलाएगा। जब वायु का यूज हो यानी हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से तो वायु मार्ग कहलाएगा। जब लिक्विड माल, पानी है, गैस है, तेल है, तो इसके परिवहन के लिए पाइपलाइन यूज होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में रोप वे, लोहे की केबल आदि का यूज किया जाता है। अगला है परिवहन दूरी को मापने के तरीके क्या हैं। एक होती है किलोमीटर दूरी, यानी आरंभिक स्थान से गंतव्य स्थान के बीच में कितने किलोमीटर का गैप है, तो ये किलोमीटर दूरी है। दूसरा होता है समय दूरी, अब उस मार्ग को तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये समय दूरी है।
और तीसरी है लागत दूरी। वो जो किलोमीटर दूरी है उसको तय करने में जो समय लगेगा वो तो समय दूरी है, लेकिन वहाँ तक परिवहन करने में कितना खर्च आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है, वो है लागत दूरी, यानी यात्रा का खर्च कितना है। नेक्स्ट आता है परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। किस स्थान पर रेलवे, एयरवेज, रोडवेज ये सब ज़्यादा होंगे या कम होंगे, वो किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वहाँ जनसंख्या कितनी है। बड़े महानगर होंगे तो ज़्यादा होंगी, जनसंख्या थोड़ी होंगी तो ये सुविधाएं कम हो जाएंगी। नगर, गांव, औद्योगिक केंद्र, कच्चे माल की स्थिति वहाँ पर कैसी है, उसके आधार पर इनकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है। बस्तियों के बीच व्यापार का प्रारूप कैसा है, यानी माल कितना एक्सचेंज होता है। जैसे उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भागों में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, इसलिए उत्तर अटलांटिक सी रूट सबसे बिजिएस्ट रूट है, शिपिंग रूट। इसी प्रकार से प्रदेश विशेष का भूदृश्य, लैंडस्केप कैसा है। जैसे माउंटेन एरिया में सड़कें इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ पर टूरिज्म बढ़े। नेक्स्ट है मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, ये भी प्रभावित करती हैं। वहाँ पर परिवहन की लागत क्या आएगी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और परिवहन समय या समय दूरी कितनी वहाँ पर होगी, इनके कारण से भी किसी स्थान पर परिवहन के जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है समकाल रेखाएं क्या होती हैं। मानचित्र पर किसी स्थान पर पहुँचने में लगने वाले जो समय है उस दूरी को मिलाने वाली रेखाओं को, यानी मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है। ऐसे मानचित्रों को जो ऐसी उसको दर्शाते हैं उनको समकाल मानचित्र कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यानी इस स्थान से यहाँ पर चारों ओर जाने में 2 मिनट का समय लगेगा, यहाँ पर जाने में 3 मिनट लगेगा, यहाँ 4 मिनट, यहाँ 5 और 6। तो इस प्रकार से ऐसे मानचित्रों को समकाल मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है संचार या दूर संचार सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है। किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संचार कहलाता है। दूर संचार यानी टेली मीन्स दूर और कम्युनिकेशन मीन्स संचार, दूर से संचार, आदान प्रदान विचारों का, तो वह दूर संचार कहलाता है, टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, किताबें, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सैटेलाइट, मोबाइल फोन आदि सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है संचार साधनों का वर्गीकरण। हम इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा होता है प्रेषण माध्यम के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संचार के 2 साधन होते हैं, एक व्यक्तिगत या निजी संचार, यानी जो किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, जैसे कोई आपने पत्र लिखना है या नहीं लिखना है, आपका मोबाइल है, फ़ोन है, ये सब। जन संचार यानी मास मीडिया, जो सबका कॉमन होता है, यानी वे संचार के साधन जो सबके लिए होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे रेडियो, टीवी है, सिनेमा है। यानी आप विद्यालय आ गए तो बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि टीवी के प्रोग्राम रुक जाएंगे, वो चलते रहेंगे, आपने देखा है या नहीं देखा। ऐसे ही प्रेषण माध्यम के आधार पर एक होता है इलेक्ट्रिक मीडिया, यानी जिसमें डिजिटल माध्यम होता है, जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा घर, इंटरनेट, सैटेलाइट आदि। दूसरे होते हैं मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, जिसमें संदेश जो है वो छपा हुआ होता है, छपी हुई सामग्री के रूप में, जैसे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अखबार, किताबें आदि। नेक्स्ट आता है कृत्रिम उपग्रह संचार क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह संचार सैटेलाइट के माध्यम से होता है, जिसमें पृथ्वी के कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है और वो वहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा के या एक ही स्थान पर फिक्स, 2 टाइप्स के होते हैं सैटेलाइट, तो फिक्स रहकर भी वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा ज़मीन पर ही रिसीवर होता है। बीच में सैटेलाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान करने में। नेक्स्ट आता है सेवा क्षेत्र क्या है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सर्विस सेक्टर यानी वो सभी क्रियाकलाप जो किसी न किसी प्रकार से सेवा का कार्य करते हैं, सर्विस सेक्टर कहलाते हैं। जैसे परिवहन सेवाएं, जिसमें सड़क, रेल, जलयान, पाइपलाइन आदि हैं। संचार सेवाओं में रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, मीडिया, सैटेलाइट, इंटरनेट, ईमेल आदि। वाणिज्यिक सेवाओं में विज्ञापन करना, फाइनेंसिंग करना। मौद्रिक सेवाओं में बैंक, बीमा आदि।
मनोरंजन सेवाओं में दूरदर्शन, फिल्म, रेडियो आदि, प्रशासनिक सेवाओं में पुलिस, अस्पताल, रक्षा आदि। तो ये सारी की सारी जो हैं सेवा क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद 1951 में राष्ट्रीय आय में सर्विस सेक्टर का योगदान उस समय लगभग 28.5% था, जो बढ़कर 2003 में 52% हो गया है। यानी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भारत में सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ है। और नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट वर्ल्ड सर्विस सेक्टर जो है इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें बैंकिंग है, मौद्रिक सेवाएं हैं या इंटरनेट फैसिलिटीज़ आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है कि सर्विस सेक्टर में रोजगार क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो इसमें प्रति व्यक्ति इनकम अच्छी होती है, आय के अनेक स्रोत होते हैं, नई नई सेवाएं इसमें आती रहती हैं, जैसे इंटरनेट आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। तो बढ़ती व्यस्तता के कारण से भी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। जैसे आजकल लोग घर पे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सीधा ऑर्डर कर देते हैं, कंपनी अपने आप माल आपके घर तक भेजेगी, जैसे अमेजॉन कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी है। तो ऐसी अनेक कंपनियां जो होम डिलीवरी की फैसिलिटी आजकल दे रही हैं, तो वो भी सर्विस सेक्टर है। बढ़ती संचार और तकनीकी सेवाएं हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती है। विकसित देशों में बूढ़ी होती जनसंख्या, जैसे यूरोप जो है वो वृद्धों का महाद्वीप कहलाता है, तो उसमें ऐसी सेवाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। खासकर वो चिकित्सा सुविधाएं भी टेली मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी फ़ोन पे ही डॉक्टर से सलाह ले ली जाती है या वीडियो कॉल के माध्यम से कंसल्टेंट कर लिया जाता है। शिक्षा के अवसर जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, कंप्यूटर साक्षरता बढ़ रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास और विस्तार होना और व्यापार व निर्यात की सुविधाएं भी सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ा रही है। नेक्स्ट आता है असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। वे कार्य या वे उद्यम क्षेत्र जहां पर जो रोजगार है वो निश्चित और नियमित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, अनियमित होता है। इसमें क्या होता है, काम की कोई अवधि फिक्स नहीं होती, रोजगार नियमित नहीं होता, कोई निश्चित नियम कानून यहाँ पर नहीं होते, वेतन फिक्स नहीं होता है, श्रमिकों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और किसी प्रकार की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई व्यक्ति ऑटो चलाता है, यदि वो ऑटो चलाएगा तो सवारी आएंगी या माल ढोएगा तो उसको पैसा मिलेगा, परिवहन लागत वो लेगा, खर्च लेगा, जिससे उसका इनकम होगी, वो अपना परिवार चलाएगा। यदि किसी कारण से उसको आज कोई ज़रूरी काम हो गया और वो ऑटो नहीं चला पाएगा आज, तो क्या कोई उसको पैसा देगा? नहीं ना। तो कोई इसमें फैसिलिटी नहीं होती, ना इसमें कोई छुट्टी का प्रावधान होता, ना कोई मेडिकल प्रोविज़न इसमें होता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कुछ उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा होता है संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र, जिसके ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जिसमें रोजगार नियमित और निश्चित होता है। इसमें काम की अवधि फिक्स होती है, जैसे बैंक है, 10 बजे बैंक खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा, सैटरडे, सेकंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे को ऑफ होगा, हर संडे की छुट्टी होगी, गेस्टेड हॉलीडे की छुट्टी होगी। तो फिक्स है, निश्चित नियम कानून है, वेतन निश्चित है, श्रमिकों का शोषण इसमें कम होता है और छुट्टी का प्रावधान इसमें रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पर्यटन। टूरिज्म क्या है? एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा ट्रैवल है जो फुर्सत के लम्हों में किया जाता है, मनोरंजन के लिए या फुर्सत के जो पल होते हैं उनका आनंद लेने के लिए ऐसी यात्रा है, पर्यटन कहलाती है। विश्व टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक पर्यटक, टूरिस्ट वह व्यक्ति है जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर किसी स्थान पर जाता है, वो टूरिस्ट है। उसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। उद्देश्य के आधार पर कुछ लोग इमारतों को देखने आते हैं, जैसे आप कुतुब मीनार देखने चले गए, रेड फोर्ट देखने चले गए, या आप आगरा फोर्ट देखने चले गए, ताजमहल को देखने चले गए। तो ये इमारतों को देखना है, कलाकृतियों को देखना है। किसी स्थान पर नई भाषा सीखने के लिए भी आप जा सकते हैं, संस्कृतियों का अनुभव लेने जा सकते हैं, किसी नए नए स्थानों पर नए व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए भी लोग जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाते हैं। जैसे भारत में हिमालय माउंटेन है, साउथ इंडिया के अंदर जो है ऊटी, उटक मंडलम आदि स्थान है, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की पहाड़ी क्षेत्र हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत का बहुत अच्छा
नेचुरल ब्यूटी है। तो इस प्रकार से पर्यटन अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके आने के पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है और इसके अंदर नेचुरल रूप से एक सब कॉन्टिनेंट जैसी फीचर्स हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सब कुछ प्रकृति ने भारत को दिया है। तो इसके कारण से विदेशों से बहुत सारे पर्यटक भारत आते हैं विरासत को देखने, जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। कुछ लोग इको टूरिज्म के लिए आते हैं, जैसे जो हमारे नेशनल पार्क है, जैसे आसाम में काजीरंगा, मानस, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा, राजस्थान में रणथंभौर। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनको देखने लोग जाते हैं, जहाँ पर नेचुरल जो पशु पक्षी हैं उनको निहारते हैं। रोमांचकारी पर्यटन, जैसे हिमालय में, ऋषिकेश में, गंगा नदी में राफ्टिंग करना आदि। सांस्कृतिक पर्यटन, जैसे राजस्थान जाना, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को जानना, या लद्दाख में जाना, वहाँ पर बुद्धिस्ट के जीवन को जानना। चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, ये एक ऐसा पर्यटन है, भारत दुनिया में सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले देशों में से एक है और विदेशों से लोग भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हैं और वो सस्ती हैं। और साथ ही साथ भारत में टूरिस्ट जो हैं भारत की नेचुरल ब्यूटी का आनंद भी लेते हैं, तो उनको इलाज के साथ साथ टूर का फ़ायदा उठाना मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट होता है व्यापारिक टूरिज्म, यानी आप ट्रेड करने के लिए विदेश गए और साथ ही साथ वहाँ पर ऐतिहासिक स्थानों पर या नेचुरल स्थानों पर घूमकर भी आ गए, तो ये व्यापारिक पर्यटन है। नेक्स्ट ऐसा ही है कि पर्यटन का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। तो इससे सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है सर्विस सेक्टर की। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं रोजगार के रूप में। सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का 40% जो है जीडीपी का हिस्सा मिलता है, इनकम होती है। इससे होटल व्यापार, भोजन व्यापार, ट्रैवल एजेंसियाँ, फोटोग्राफी, पालकी वाले, खच्चर वाले, घोड़े वाले, तो इनको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जैसे आप माता वैष्णो देवी जाइए या आप हेमकुंड साहब जाइए, केदारनाथ की यात्रा पे जाइए, तो वहाँ पर घोड़े खच्चर वाले आपको मिलेंगे। भारत में हर साल लगभग 26 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटन से राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, हस्तशिल्प को, कला को, संस्कृति को, इन स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट ऐसा ही है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वहाँ पर लैंडस्केप कैसा है, वहाँ की जलवायु अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो हिल एरिया है नहीं है, लोगों की इनकम का सोर्स कितना है, परिवहन के साधन है या नहीं है, यानी वहाँ पर जाने आने के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन और एयरवेज की फैसिलिटी है या नहीं है, वीकेंड यानी 5 वर्किंग डे हैं, 6 वर्किंग डे हैं, या इकट्ठी बहुत कई सारी छुट्टियाँ एक साथ आ जाना। इसके अलावा समुद्री तट यानी बीच कैसे हैं, इतिहास, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक इमारतें वहाँ पर कैसी हैं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसी है, सुरक्षा और होटलों की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है, तो लोग टूर पे जाते हैं, यानी टूरिज्म का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सा पर्यटन। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि चिकित्सा के साथ साथ टूर का फ़ायदा उठाना मेडिकल टूरिज्म कहलाता है, यानी कम खर्च पर मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं और ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का अवसर भी मिल जाए, इसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। भारत विश्व के अंदर मेडिकल टूरिज्म का हॉट स्पॉट है, सबसे प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर एम्स, फोर्टिज, अपोलो, मैक्स, लीलावती, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे अच्छे हॉस्पिटल हैं जिसमें विदेशों से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं। और यहाँ पर विकसित देशों से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर खर्च काफ़ी कम है विदेशों की तुलना में। जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी में हार्ट सर्जरी का इलाज लगभग $1 लाख में होता है, जबकि भारत में यह केवल 9 से 10 हज़ार डॉलर में आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी प्रकार से यूएसए के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना इलाज कराने की सोच नहीं सकता यदि उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस ना हो, जबकि भारत के अंदर हर साल 55,000 यूएसए से रोगी आते हैं अपना इलाज कराने और साथ ही साथ वो भारत में
नेचुरल ब्यूटी को, हिस्टोरिकल ब्यूटी को, यहाँ की कल्चर को, संस्कृति को देख कर सीख कर जाते हैं। यानी मेडिकल टूरिज्म का मतलब है घूमने आइए और इलाज कराइए। अगला है चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है? उच्च बौद्धिक कार्य करना, जैसे चिंतन, शोध, शिक्षा, सूचना, विचारों का विकास, थॉट प्रोसेस, ये सब जो है ज्ञानोन्मुखी कार्य जिसमें बहुत ऊंचे स्तर का वेतन मिलता है, चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इन कार्यों में अनुसंधान यानी रिसर्च की एक्टिविटीज शामिल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कोरोना काल रहा तो कोरोना की जो मेडिकल फैसिलिटीज हुई है, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन हुआ, तो उसके अंदर जो रिसर्च चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की एक्टिविटी है। इसी में जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि शामिल होते हैं। इसमें आउटसोर्सिंग का भी फायदा लिया जाता है और इसके अंदर चिकित्सा, पर्यटन जैसे क्षेत्र भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। अगला है पंचम क्रियाकलाप। ये आर्थिक क्रियाओं का सर्वोच्च स्तर होता है। इसके अंदर खासकर एंटरप्रेन्योर, उद्यमकर्ता, सशक्त कर्मी, जो एम्पावर्ड वर्कर होते हैं, जो दूसरों को मोटिवेशन का काम करते हैं, वो लोग इसमें शामिल रहते हैं। इसमें ज्ञान, विशेषज्ञता और स्किल, हुनर का बड़ा योगदान रहता है। इन कामों को करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं, यानी सुनहरे सर्वण कॉलर जॉब इनको कहा जाता है। इनको मूवर्स एंड शेकर्स भी कहते हैं, यानी ये लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी चेतना को, उनकी सकारात्मकता को, उनकी पॉजिटिविटी को ये जागृत कर देते हैं और लोग उत्साह से भरकर नित्य नए काम कर देते हैं। तो इसीलिए इनको मूवर्स एंड शेकर्स भी कहा जाता है। ये नए विचार, नए सूत्र, नई टेक्नोलॉजी का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट होता है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन क्या है? जब किसी कार्य को किसी बाहरी एजेंसी को, यानी किसी बाहर की कंपनी को या किसी थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाता है, ठेके पर काम दे दिया जाता है, तो उसे बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है लागतों को कम करना और स्किल को बढ़ाना। जब बाह्य स्रोतन समुद्र पार के देशों से किया जाता है, यानी किसी दूसरे देश की कंपनी को ठेका दे दिया जाता है या कार्य सौंप दिया जाता है, तो उसे अपतटन कहते हैं, ऑफशोरिंग कहा जाता है। इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी, कस्टमर केयर, कॉल सेंटर, विनिर्माण और इंजीनियरिंग आदि शामिल रहते हैं। इन सब क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग का मदद ली जाती है। नेक्स्ट आता है ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन क्या है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या है? यह चतुर्थक क्रियाकलाप की एक नई प्रवृत्ति है, KPO। इसके अंतर्गत रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर मुख्य रूप से आते हैं और इसमें उच्च दक्षता प्राप्त जो कर्मचारी हैं वो शामिल रहते हैं। नेक्स्ट आता है आंकड़ा प्रबंधन क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग क्या है? आंकड़ों या संख्याओं के संग्रहण को कुछ सूचनाओं देने के लिए एकत्रित करना आंकड़ा प्रबंधन कहलाता है। भारत जैसे देश चीन, फिलीपींस, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में अपने कॉल सेंटर बनाते हैं और आंकड़ों की प्रोसेसिंग करते हैं। बाह्य स्रोतन का भी इसमें सहारा लिया जाता है। इसमें खासकर वे लोग कर्मचारी होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में वो लोग निपुण होते हैं। कर्मचारी GIS तकनीक, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से अच्छे ढंग से जुड़े होते हैं, उनके जानकार होते हैं, तो वो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में ऐसे क्षेत्रों को सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के नाम से जाना जाता है, जैसे श्रीनगर, शिमला, मोहाली, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद इसके प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, यानी टेक्नोलॉजी का फायदा। 0-1 जो बाइनरी डिजिट है उनके माध्यम से टेलीफोन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, ये सब इसमें शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में अनुवांशिकी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, खनन, निर्माण, ये सब इन क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना प्रौद्योगिकी वास्तव में परिवर्तन का केंद्र बिंदु होती है।
और इसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का उत्पादन करना। नेक्स्ट है अंकीय विभाजन क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है। सूचनाओं के आधार पर, डिजिटल डाटे के आधार पर विभाजन, यानी कोई एरिया बहुत डेवलप होता है, कोई पिछड़ा होता है। जैसे किसी स्थान पर जो इंटरनेट फैसिलिटी है, मोबाइल का नेटवर्क है, तो वो आगे निकल जाएंगे। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, इसके अलावा मोबाइल टावर्स नहीं है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँचता, तो वो पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार से जो विविधता है उसे अंकीय विभाजन कहते हैं। यानी ये देश के अंदर भी हो सकती है और देशों की तुलनात्मक भी हो सकती है। जैसे अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये डिजिटल डिवाइड के आधार पर विकसित राष्ट्र हैं। भारत मध्यम स्तर पे है और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो पिछड़े स्तर पर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डिजिटली असमानता है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी इसको कहा जाता है। ये किसी भी महानगर का सबसे बिजी प्लेस होता है जहां सबसे ज़्यादा मार्केटिंग फैसिलिटीज होती हैं। ये मेन सेंटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नेक्स्ट होता है बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को सेवाएं और संचालन करने के लिए कार्य की जिम्मेवारी दी जाती है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन शेयर करते हैं। एक कथन है, 21वीं शताब्दी में अनपढ़ वे नहीं होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि वे होंगे जो सीखते नहीं, नया नहीं सीखते और पहले से सीखे हुए को त्यागते नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है ओलिवन टॉफलर का। आप चित्र देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में वह व्यक्ति अनपढ़ होगा जो नया नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है कि वकील और शिक्षक किस प्रकार के क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीयक एक्टिविटी है, यानी मैं एक शिक्षक के रूप में सेवा का कार्य कर रहा हूं, तृतीयक एक्टिविटी में शामिल हूं। वकील भी इसी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट केपीओ का पूरा नाम क्या है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केपीओ का पूरा नाम है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साझा करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार और आखेट। तो सही उत्तर है व्यापार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इस्पात बनाना, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बनाना। तो मछली पकड़ना ये प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन, सेवा। तो इनमें से सेवा, डी, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा सेवाएं देता है महानगरों में। रोजगार यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, वे काम जिसमें उच्च परिणाम व और सतर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप। तो क्या आएगा उत्तर? पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? संगणक निर्माण यानी कंप्यूटर का निर्माण, विश्वविद्यालय अध्ययन, कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। तो सही उत्तर है बी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चतुर्थक क्रियाकलाप है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य है जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्वेश्चन 1, व्यापार किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2, परिवहन और संचार सेवाएं क्या हैं? क्वेश्चन 3, पर्यटन किसे कहते हैं? और क्वेश्चन 4, तृतीयक सेवाओं का वर्णन कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।